हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो, जिसमें उन सारे करेंट अफेयर्स को मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीचिंग की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी कोई सा एग्जाम आप दे रहे हैं, ये करेंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस करेंट अफेयर्स को मैं सिलेक्टिव करेंट अफेयर्स के रूप में आपको काफी ज्यादा मेहनत करके इसमें लाने की कोशिश किया हूं, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूं। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके देखने के बाद कि ये करेंट अफेयर्स आपके लिए यूजफुल था या नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयरिंग होगा उतनी मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देखिए जाके, उसमें मैंने कुछ स्पीडी का इंपॉर्टेंट घटना, पद और पोस्ट के बारे में, कौन कहां कब के बारे में डिस्कस किया हूं। लेकिन अब मैं आज से स्टार्ट करूंगा करेंट अफेयर्स की कुछ सिलेक्टिव, और उस पर मैं वर्क करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ड। ठीक है दोस्तों, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं को मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभ आरंभ किया है? तो दोस्तों, यहां पर एक जो है एक आध्यात्मिक गुरु है और एक जो है हमारे राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, ये राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। और कह सकते हैं इन दोनों का ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, आपको बताना है, यहां पर देखना है, तो ये महात्मा गांधी जी और ये श्री नारायण गुरु जी हैं दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। ये जो मैं करेंट अफेयर्स आपको बताऊंगा 1 साल के अंदर का रहेगा, 1 साल के अंदर का रहेगा, जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में 6 मंथ बिफोर या 1 ईयर बिफोर आपकी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आप निश्चिंत रहें, इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखना है इस वीडियो को। चलिए, श्री नारायण गुरु की जो जन्म थी, ये 1856 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी 1928 में, 1928 में। केरल के एक समाज सुधारक थे। ये कहां से बिलोंग करते थे, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कि जो श्री नारायण गुरु थे, आपको ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये केरल से बिलोंग करते थे। एक समाज सुधारक थे, एक दार्शनिक और संत भी थे दोस्तों। इन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ काम किया। जाति आधारित जो कास्टिज्म इंडिया में सबसे कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से जड़ कर रखा है, तो उसी पर इन्होंने काम किया। जाति भेदभाव के खिलाफ इन्होंने काम किया और एक जाति और एक धर्म, एक ईश्वर का संदेश दिया है। कोई अलग अलग जात नहीं होती, कोई अलग अलग धर्म नहीं होती, कोई अलग अलग ईश्वर नहीं होते, सब एक हैं। तो इन्होंने, इनका संदेश था एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। ठीक है, आपको पता है इन दोनों का मतलब ऐसे कोई करेंट अफेयर्स नहीं डाले, कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अब बात करते हैं, इन दो हस्तियों के बीच बातचीत हुई। महात्मा गांधी तब देश भर में छुआछूत हटाने और सामाजिक समरसता फैलाने के लिए यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। और इनकी मुलाकात, मतलब इन दोनों की मुलाकात तिरुवनंतपुरम के पास, तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, केरला कहा जाता है सबसे लिटरेसी राज्य है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य अगर कोई है तो केरला है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम के पास वर्कला के शिवगिरी मठ में, वर्कला के शिवगिरी मठ में इनकी दोनों की क्या हुई, बात होती है, जिससे नारायण गुरु ने स्थापित किया था। यानी ये जो शिवगिरी मठ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी जो श्री नारायण गुरु की स्थापित किया हुआ मठ कहां पर है, तो वो आपका तिरुवनंतपुरम, केरल के पास वर्कला, यानी केरला में तिरुवनंतपुरम है, वहीं पर वर्कला है, वहीं पर एक शिवगिरी है, उस मठ का नाम शिवगिरी है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच जो बात होती है वो कब होती है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। 12 मार्च 1925 को, 12 मार्च 1925 को शिवगिरी मठ में होती है। कहां होती है? शिवगिरी मठ। और शिवगिरी मठ कहां पर है? तो आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका ये शिवगिरी मठ है, जहां पर वर्कला एक जगह है। ठीक है, और ये बातचीत वाइकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण,
तो ये बातचीत वाइकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, छुआछूत मिटाने, मोक्ष प्राप्ति और दलितों के उत्थान के लिए केंद्रित था। तो ये सभी थीम था। इसी थीम पर इन दोनों के बीच में बात होती है। कब होती है? 12 मार्च 1925 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हो, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल, जो आयुष्मान भारत कार्ड, जो स्पेशली जिसमें 5 लाख दिया जाता है, भारतीय को 5 लाख दिया जाता है स्वास्थ्य के लिए, जिनकी स्वास्थ्य खराब होती है उनकी इलाज करवाने के लिए 5 लाख दी जाती है, उसको आयुष्मान भारत कार्ड कहते हैं। तो डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी आयुष्मान भारत जो कार्ड है बन रहा है, उसमें सबसे मतलब अच्छा काम जो परफॉर्मेंस किया है वो कौन किया है, उस राज्य का नाम बताना है। तो दोस्तों ये भी जून 2025 की पूछी हुई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो इसे सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया था। क्या लॉन्च? ये आयुष्मान भारत कार्ड कब लॉन्च की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सितंबर 2021 जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको शुभारंभ किए थे। कब? ये इंपॉर्टेंट डेट बनता है सितंबर 2021। इसका उद्देश्य क्या था, इसका इंटेंशन क्या था? सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचाने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना था। मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2020 को लाल किला से कर देते हैं, ठीक है। 15 अगस्त यानी हमारा जो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020 को जो सेलिब्रेट करते हैं किए थे, उसमें इन्होंने घोषणा कर दी थी। 15 अगस्त 2020 की घोषणा होती है लाल किले से, लेकिन इसकी लागू कब होती है? सितंबर 2021। डोंट कंफ्यूज, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। घोषणा 15 अगस्त 2020 और उसके जस्ट अगले सितंबर मतलब 1 साल बाद, ठीक है, 2021 को ये लागू किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों जब आपका आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में सबसे प्रथम नंबर पर आ गया है, तो आपको बिहार के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। बिहार की राजधानी जो है आपको पता है पटना है। बिहार के अभी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं श्री नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। तो इन सारे चीजों की जानकारी होने के बाद बिहार के बारे में और कुछ जानते हैं कि बिहार की जो स्थापना, बिहार की जो गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912। बिहार जो है 22 मार्च 1912 की गठन होती है, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है बिहार के लिए, बिहार दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और ये बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। पटना का जो पुराना नाम है दोस्तों, पहले पटना को पाटलिपुत्रा भी बोला जाता था और साथ ही साथ पुष्पुर भी बोला जाता था, कुसुमपुर भी बोला जाता था, आजिमाबाद भी बोला जाता था। आजिमाबाद, पुष्पुर, पाटलिपुत्रा, ओके, कुसुमपुर भी बोला जाता था। ये पटना का नाम था, ठीक है। बिहार के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर जो है 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है कुल। भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के स्थान की अगर हम बात करें तो 13वां है। 13वां बिहार का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर भारत की आबादी की बात करें कि भारत में कितनी पोजीशन पर बिहार की स्थिति है, तो 8.60% जितनी भी भारत की कुल आबादी है, लगभग 1.3 बिलियन जो है, उसमें बिहार की जो परसेंटेज है 8.60% ये बिहार की आबादी ओके है। अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। उस 38 जिलों में से एक जिला जो है आपका जनसंख्या के हिसाब से बिहार का अगर स्थान बात करें भारत में तो तीसरा है। और जनसंख्या के हिसाब से अगर बिहार में कौन सा राज्य सबसे आगे है, कौन सा जिला सबसे आगे है, तो वो पटना है।
पटना जो है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला जो है शेखपुरा है। बाकी हम नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे बिहार की कंप्लीट हिस्ट्री पर, बिहार की जो जीके पर बना देंगे, ठीक है ना। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस पर मैं आपको बना दूंगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलो इसमें आप देख लो, थोड़ा मैप में भी देख लो, बिहार की कंडीशन देख लो आगे मैप में। अगर बिहार देखोगे तो एक बार मैप पर नजर दौड़ा लो कि देखो ये जो आप देख रहे हो ना, पटना हो गया, तो पटना रेड कलर ये जितना है, ये पटना आपका ये जो एरिया है, ये बड़ा एरिया बक्सर, भोजपुर, पटना है ना, नालंदा, ये सभी चीज जो है रेड साइड में, यानी पटना यहाँ पर है। आप देखोगे हरा साइड में ये आप दिख रहा है सब हरा, ठीक है। ये आपका 9 प्रमंडलों में डिवाइड किया गया है। ये जो आपका कलर दिया है 9 प्रमंडलों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इन जिलों को, ठीक है ना। तो रेड वाला पटना हो गया, फिर अब ग्रीन वाला तिरहट हो गया, और ये ब्लू वाला सारण हो गया, दरभंगा आपका ये येलो वाला हो गया, कोसी जो हो गया आपका ये वाला, ये जो है कोसी हो गया, ठीक है ना। पूर्णिया आपका ये वाला हो गया साइड, ठीक है। फिर उसके बाद भागलपुर जो आपको देखा जाए तो भागलपुर ये वाला एरिया आ गया, बांका और भागलपुर। मुंगेर वाला एरिया आपको देखा जाए तो ये वाला खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये सभी जो है एक प्रमंडल में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मगध की अगर हम बात करें तो ये पूरा मगध आ जाता है ना। ये मगध, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया था? दोस्तों यहां पर कभी कभी पूछ देता है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, और जब पूछे कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और साथ ही साथ कोरल रीफ पूछे कि किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया, तो पुडुचेरी, पुडुचेरी जो होगा आंसर, पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया गया। लेकिन अंडर वाटर म्यूजियम के साथ साथ कृत्रिम कोरल रीफ की अगर बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि ये जो संग्रहालय है, ओके, जो ये जो आपका महाराष्ट्र में है, सिंधु दुर्ग जिले के बेंगुरुला तट के पास सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के आसपास से क्या किया गया, बनाया गया है, ठीक है। यह परियोजना बनाया जाएगा, यह परियोजना महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है। किस सरकार की? महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जो ये इंपॉर्टेंट है, आपके डिस्क्रिप्टिव में काफी हेल्प हो, जिसका उद्देश्य क्या, समुद्री पर्यटनों को बढ़ावा देना और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है। समझ में आ रहा है? परियोजना का कुल लागत 46.91 करोड़ रुपया है, लगभग 47 करोड़ इस परियोजना में लगा है। इसे पर्यटन मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, यानी भारत का पर्यटन मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना, कि पर्यटन मंत्री कौन है, भारत का पर्यटन मंत्री कौन है, आप मुझे बताएंगे। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम मैंने यहां लिख भी दिया है, पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। चलिए स्टार्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए ये आपका है, इसका पिक्चर है ये आपका, ठीक है, ये आपका देखिए इसी तरीके से कभी आपको देखने अगर मिलेगा, जाएंगे आप देखने तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? दोस्तों यहां पर बात कर, एक रेल लिंक है जिसका नाम उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक, तो इसको जो है ये आपको राष्ट्र को, ठीक है, समर्पित कर दिया गया, ठीक है। तो उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक जो है परियोजना, इसमें 25 रेलवे स्टेशन आते हैं। कितने आते हैं? 25। आप ये पिक्चर देखो, यही जो है आपका
इसको राष्ट्र को क्या कर दिया गया, समर्पित कर दिया गया। और कौन सा रेल लिंक है, उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक है, USBRL। क्लियर है। तो दोस्तों उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक जो है आपका ये 25, इसमें कितने 25 रेलवे स्टेशन आते हैं। कितने रेलवे स्टेशन आते हैं, 25 आते हैं। 2014 में उधमपुर से कटरा तक पहली बार ट्रेन दौड़ी थी। दोस्तों उधमपुर से अगर कटरा के बीच में सबसे पहले रेल जो चली थी वो आपका 2014 में चली थी। फिर उसके बाद उसके कुछ डिस्टेंस को बढ़ाया गया 2013 में बनिहाल बारामूला के बीच, जबकि 2024 में बारमूला से संगलदान तक आगे बढ़ी। देखिए पहले 2013 में जो है ना बनिहाल बारमूला के बीच ही चली, फिर 14 में उधमपुर से कटरा तक चली, फिर 24 में बारमूला से संगलदान तक आगे बढ़ती है। अब रियासी, बक्कल, डुगा, सवालकोट स्टेशनों से पहली बार ट्रेन गुजरेगी। ठीक है ना। अब जो ये रेल लिंक उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक है, अब कहां से गुजरेगी, रियासी, बक्कल, डुगा, सावलकोट स्टेशन से गुजरेगी। कटरा से बनिहाल तक की अगर हम बात करें दोस्तों तो 111 किलोमीटर है। डिस्टेंस अगर पूछ दे तो 111 किलोमीटर है। ठीक है। और इस रेलखंड पर 7 रेलवे स्टेशन है। कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर है और कितने रेलवे स्टेशन है, तो 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। स्टे रेल ब्रिज, यहां देखेंगे स्टे, ओके, रेल ब्रिज का उद्घाटन इस तरीके से देखने, स्टे रेल ब्रिज इस टाइप से होता है। ठीक है, स्टे रेल ब्रिज इस, तो इसको अंजी ब्रिज है ना। प्रधानमंत्री ने भारत के किस पहले केवल स्टे रेल ब्रिज, केवल से ये पहला ऐसा भारत का केवल स्टे रेल ब्रिज होगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। उस ब्रिज का नाम है अंजी ब्रिज। उस ब्रिज का क्या नाम है दोस्तों, अंजी ब्रिज। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये अंजी ब्रिज या स्टे रेल ब्रिज क्या होता है, केवल स्टे रेल ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, ये भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। ये उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो अभी मैंने इसके पहले जस्ट आपको बताया। ये किसका हिस्सा है, उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक का ये हिस्सा है। इसको बनाने में 550 करोड़ लगे हैं। कितना लगे हैं, 550 करोड़ लगे हैं। यह पुल कितना लंबा है, 725.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आप इस रेल पुल की अगर हम बात करें, अंजी ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो आपकी लंबाई है 725.5 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 331 जो है आपका इसकी ऊंचाई है। इसमें मीटर ऊंचा खंबा है और 213 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवाओं को झेलने के लिए इसमें खंबाएं लगाई गई है। ठीक है, यानी अगर ये हवा 213 किलोमीटर प्रति घंटा तूफान भी अगर चल रही तो उसको ये झेल सकता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेनों को सहारा देने के लिए बनाया गया है। यानी इसमें मैक्सिमम ट्रेन की गति 100 होनी चाहिए, उससे ज्यादा अभी नहीं। ठीक है तो उस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन आपको ये रेल ब्रिज झेल सकता है। 213 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली हवा को भी झेल सकता है, क्योंकि 331 मीटर ऊंचा खंबी लगी है। 725.5 मीटर लंबा इस रेल पुल की लंबाई है। दोस्तों इसमें पर्वतीय ढलानों को स्थिर रखने के लिए अलग अलग लंबाई के 96 केबल लगे हैं। कितने केबल लगे हैं, 96 केबल लगे हैं। और एक नई हाइब्रिड न्यू का उपयोग किया गया, मतलब एक नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। दोस्तों अलग अलग खंबे की अगर हम ऊंचाई की बात करें
अगर उसकी लेंथ की बात करें तो 82 से लगभग 295 मीटर तक की हाइट वाले इसमें खंबे लगाएंगे अलग अलग, क्योंकि 96 जो खंबे हैं तो 96 खंबे की कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो 82 मीटर से लेकर आपका 295 मीटर तक की अलग अलग लेंथ वाली इसमें खंबे लगाएंगे। दोस्तों इसमें दक्षता में सुधार लाने के लिए डोका जंप फार्म शटरिंग, पंप कंक्रीटिंग और टावर क्रेन तकनीक का उपयोग किया गया। एक प्रकार का ये तकनीक है डोका जंप फार्म शटरिंग, पंप कंक्रीटिंग और टावर क्रेन, ठीक है, जिससे निर्माण समय में 30% की कमी की जाए ताकि जो हमारा निर्माण जो है वो जल्दी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट अगला जो सवाल है देखेंगे, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों का रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों भारत में पहले 89 रामसर साइट्स थे, अब 2 को जब शामिल किया गया है तो टोटल 91 हो गए हैं। तो वो जो आपका 2 जो शामिल किया गया है वो आपका राजस्थान का है, उदयपुर का है, खीचन, फलोदी और मेनार आर्द्र भूमि में ना आप देख सकते हैं जहां पर पानियों के जमाव होने से मिट्टियां आर्द्र हो जाती है, नमी आ जाती है, वहां पर बहुत सारे बर्ड्स वगैरह जानवर आते हैं, तो उसी को हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक लिंक मैंने दिया है, इसको आप प्ले करके भी दिखाएंगे, पहले इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ठीक है, तो जुलाई 2025 तक भारत में 91 रामसर स्थल है, यानी अब कितने, पहले 89 थे, अब जब ये 2 शामिल किया गया तो अब कितने हो गए 91, कितने हो गए 91 रामसर स्थल भारत में हो गए हैं। ठीक है, और ये काफी महत्व रखते हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, इसमें जो आपका मानसर स्थल मैंने बताया एक खीचन है जो फलोदी और मेनार उदयपुर को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों, 5 जून को मनाते हैं। तो ठीक एक दिन पहले यानी 4 जून 2025 को आधिकारिक तौर पर इसे नामित किया गया, जिसे भारत में रामसर स्थलों की अब कुल संख्या 91 हो गई। ठीक है, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। दोस्तों यह मीठे पानी के झीलों, दलदलों, मैंग्रोव, उच्च ऊंचाई वाली झीलों सहित विविध पारिस्थितिक तंत्र से बना होता है। रामसर स्थल हम बता रहे कैसा होता है, किस टाइप का होता है, तो जैसे ये मीठे पानी के झीलों से बना हो सकता है, मैंग्रोव से बना हो सकता है, दलदलों से बना हो सकता है, उच्च या ऊंचाई वाले झीलों की परिस्थिति तंत्र से बना हो सकता है। तो उस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है जमीन का उसी को रामसर कहेंगे। यह स्थल विभिन्न पादप मतलब पौधे, पशु प्रजातियों के अस्तित्व और विस्तार का आधार होता है। यह जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, जलवायु विनियमन में भी क्या होता है, सहायक होता है। दोस्तों मानसून के दौरान कृषि भूमि में जल जब भर जाते हैं तो ये क्षेत्र पक्षियों के लिए आदर्श मतलब उपयोगी हो जाता है, उनका हैबिटाट बन जाता है, उनका आवास बन जाता है। दोस्तों यहाँ 100 से अधिक जल पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 67 यानी 67 प्रवासी प्रजातियां हैं। भारत रामसर संधि पर हस्ताक्षरकर्ता बना था। सबसे पहले रामसर संधि पर भारत ने कब किया था सिग्नेचर, तो 1 फरवरी 1982 को 1982 को 1 फरवरी 1982 को भारत ने सबसे पहले इन सारे इस टाइप के रामसर संधि पर साइन किया था। प्रथम रामसर स्थल की अगर हम बात करें तो चिल्का झील था जो उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो 1981 में इस पर, ठीक है, उसके बाद बनने के लिए तो 81 में बन गया लेकिन 82 में इस पर सिग्नेचर। ठीक है, भारत के वैश्विक रैंकिंग पर अगर हम बात करें रामसर स्थल में भारत का कौन सा स्थान है, एशिया में तो भारत का प्रथम स्थान है, विश्व स्तर पर भारत का तीसरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
एशिया में अगर रामसर स्थल की अगर हम बात करें तो भारत का पोजीशन पहला हो जाता है और विश्व में इसका तीसरा हो जाता है दोस्तों। पहला जो है आपका यूके का है, यानी 175 वहां पर रामसर स्थल है, और मैक्सिको में 142 है, भारत में 91 है, जो तीसरा पोजीशन ग्रहण करता है दोस्तों। अब बात आता है कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, तो इतना सी चीजें हम बता दिए, आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर प्ले करके मैं दिखा देता हूं आपका। ठीक है, एक वीडियो क्लिप है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा चलो बाद में देख लेंगे, ये गूगल साइन इन करना होगा, टाइम हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। अब नेक्स्ट अगला सवाल जो हमारे सामने ये रहा, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? ठीक है, तो दोस्तों पैराग्वे, किस देश के राष्ट्रपति? तो पैराग्वे के राष्ट्रपति जो है इन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर उन्होंने देश की राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा। वहां का राष्ट्रपति का क्या नाम है? सैंटियागो पेना पालासियोस। ठीक है दोस्तों, पैराग्वे जो है ना, एक साउथ अमेरिका का जो है पार्ट है। आप इस मैप में देख सकते हैं, पैराग्वे यहाँ है दोस्तों। ये पैराग्वे छोटी सी कंट्री है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। पैराग्वे लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्राजील, पेरू, बोलीविया, चिली इसके अगल बगल है। तो ये साउथ अमेरिका में है। ये पूछेगा किस कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अमेरिका में। पहला सवाल का आंसर ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, एक स्थल मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब ये सवाल आता है कि इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? पैराग्वे की जो राजधानी अगर देखा जाए तो कहां पर है? तो अनसिसियन इसकी राजधानी है। कैपिटल की अगर हम बात करें दोस्तों पैराग्वे का राजधानी अनसिसियन है। ठीक है, जो देश की आबादी का 10% हिस्सा है। ठीक है, यानी पॉपुलेशन यहाँ पर 10% ही है। ठीक है, तो इसके अगर अगल बगल कौन कौन से देश है, तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना, पूर्व दक्षिण यानी दक्षिण की बात करें तो इसके अर्जेंटीना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में भी अर्जेंटीना। पूर्व की बात करें, पूर्व और उत्तर पूर्व में बात करें तो पूर्व किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो पूर्व की अगर हम बात करें तो ब्राजील, या उत्तर पूर्व की बात करें तो ब्राजील, और उत्तर पश्चिम की बात करें तो बोलीविया। ये बोलीविया हो दिख रहा है ना, बोलीविया, तो ये बोलीविया से घिरा हुआ है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है दोस्तों। ठीक है, पैराग्वे एक नदी भी है, ये और नदी पर ही बसा है, इसीलिए इसका नाम पैराग्वे पड़ा है। दोनों किनारों पर बसा हुआ है, जो देश के केंद्र से, यानी इसके केंद्र से होके क्या होती है, ये गुजरती है। ठीक है, दक्षिण तक बहती है। अनसिसियन इसकी राजधानी है। ठीक है, जो देश की आबादी के 10% है। स्पेनिश के यहाँ पे स्पेनिश मुख्य भाषा जो है दोस्तों, स्पेनिश बोली जाती है। पैराग्वे में कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश बोली जाती है। और उसके अलावा पैराग्वे में एक दूसरी भी भाषा बोली जाती है जो आपका गुआरानी है। गुआरानी जो है इसकी एक आधिकारिक भाषा है, और स्पेनिश भी एक आधिकारिक भाषा है। गुआरानी जो है राष्ट्रीय मुद्रा की इकाई भी है दोस्तों। गुआरानी, वहां के मुद्रा को गुआरानी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ जाने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस संगठन के लिए, 2026 और 28 तक, यानी 26 से 28, 26, 27, 28, 3 साल तक, 26, 27, 28, 3 साल तक चुना गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत को, है ना, इस संगठन के लिए 3 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है दोस्तों। अब हम समझते हैं कुछ और भी डिटेल इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC,
जो यूएनओ को 6 प्रमुख अंगों में से एक है। तो आप मुझे बताओगे, जैसे आईएलओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, तो इस तरीके से 6 जो है कमेंट में ड्रॉप करोगे कि 6 कौन कौन सा ऐसा भारत यूएनओ का 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, उस सब पर ड्रॉप करो, मैसेज लिखो, बताओ। ये वैश्विक, देखो अब इसके बारे में जानते हैं, ECOSOC, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके बारे में। तो यह वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा करने और सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र प्रणालियों को नीतिगत सिफारिशें देने के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य देश होते हैं, तो 54 होते हैं। कितने होते हैं? 54, ठीक है, जिन्हें महासभा द्वारा 3 साल कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सदस्यों के चुनाव भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। कैसे? जैसे कि कॉन्टिनेंट का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे कि अगर अफ्रीकी राज्य की हम बात करें तो वहां से 14 चुने जाते हैं। एशियाई राज्य की बात करें तो वहां 11 होते हैं। पूर्वी यूरोपीय राज्य की बात करें तो 6 होते हैं। 10 लैटिन अमेरिकी से और कैरिबियन राज्य से, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन राज्य से 10 होते हैं। 13 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य के लिए आरक्षित है। और इसकी मुख्यालय अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद की अगर मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका न्यूयॉर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसी के दायरे में आने वाला कुछ महत्वपूर्ण जो निकाय है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, खाद्य और कृषि संगठन ILO, FAO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, यूनेस्को जिसको आप बोलते हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, ब्रेटन वुड्स ट्विनस विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जिसको आप बोलते हो। इनके अलावा विभिन्न कार्यात्मक और क्षेत्रीय आयोग, स्थायी समिति, तंत्र और विशेषज्ञ निकाय भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं। आगे देखते हैं, ये अभी फिलहाल जो है आप पिक्चर में देख के बताओगे ये कौन है, ये हमारे कौन है, ठीक है। चलिए हम कुछ समझ जा देते हैं। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? 20 जनवरी 2025 को किस भारतीय कंपनी ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो वो LIC है दोस्तों, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, LIC। और ये कौन सा रिकॉर्ड बनाया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रिकॉर्ड इसने बनाया। तो रिकॉर्ड जो बनाया दोस्तों कि एक ही दिन में यानी एक ही दिन में पूरी भारत से सर्वाधिक पॉलिसी दर्ज करवाने का, यानी सर्वाधिक पॉलिसी लेने का रिकॉर्ड बनाया। कितनी? तो 5,98,107, 5,98,107 पॉलिसियां एक दिन में रजिस्टर करवाई है भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड कंपनी ने, LIC ने। तो इसलिए ये आजकल चर्चा में बना हुआ है। और इस जो अध्यक्ष है LIC का, तो ये महानुभाव है। तो आप मुझे बताएंगे इनका नाम क्या है? आप इनका नाम मुझे बताएंगे। तो LIC का जो इनका नाम है, ये इनकी जो है, बताइए इसका नाम, इनका नाम सिद्धार्थ मोहंती है। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती जी हैं ये, ठीक है। चलिए LIC के बारे में कुछ जान लेते हैं। LIC का स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1956 में हुई थी। 245 बीमा कंपनी उस समय थे, ठीक है, राष्ट्रीयकरण के माध्यम से हुई थी। इसका मुख्यालय अगर अभी भी बताया, उस समय भी मुंबई में थी, अभी भी मुंबई में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1956, ठीक है। LIC क्या क्या बेचती है, इसके पास कौन कौन का प्रोडक्ट होता है? तो टर्म इंश्योरेंस बेचती है, पेंशन प्लान बेचती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेचती है, यूनिट एडोमेंट प्लान बेचती है ना, ये सारी चीजें ये बेचती है। पूरे भारत में इसकी 713 शाखाएं हैं, ब्रांच 713 है। LIC का मुख्य नारा है योगेक्षम बाह्यम, अर्थात आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ये LIC का मुख्य नारा है।
और ये जो नारा है संस्कृत में भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लिया गया है। यानी भगवत गीता में 9वें श्लोक जो है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा गया है योगेच्छम वहाम्यहम्, ये लिखा गया यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ये स्लोगन वहीं से लिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वर्तमान जो अध्यक्ष हम जिनकी फोटो आपको दिखाए सिद्धार्थ मोहंती जी हैं, उन्होंने अप्रैल 2023 में पदभार संभाला था। ठीक है, इससे पहले वो LIC के प्रबंधन निर्देशक थे। ठीक है, लेकिन बीमा कंपनी का जनक माना जाता है ह्यूबनर। बीमा कंपनी का जनक माना जाता है ह्यूबनर। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, LLM को क्या नाम है? भारत का पूछ रहा है कि LLM जो मॉडल है AI मॉडल है भारत का अपना स्वदेशी जो भारत ने AI मॉडल बनाया उसका नाम पूछ रहा है। तो भारत जेन है दोस्तों, भारत जेन करके भारत ने अपना पहला AI मॉडल बनाया है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है जिसका नाम लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो है भारत का जो है पहला AI मॉडल है जो उसका नाम भारत जेन करके है दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं डिटेल में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत जेन शिखर सम्मेलन में भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया। LLM बड़े सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल है जो क्या बताएगा, आपके पाठ के वर्गीकरण को बताएगा, प्रश्न उत्तर और पाठ निर्माण जैसी सामान्य भाषा समस्याओं को हल करने में भी क्या करेगा, मदद करेगा। LLM बड़े सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल है दोस्तों, ये हो गया है। ठीक है, यह परियोजना पाठ भाषण और छवि के तौर तरीकों के एकीकृत करती है तथा 22 भारतीय ऐसे भी 22 भारतीय आर्टिकल 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो भाषाओं में सहज AI समाधान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट AI समाधान प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन जैसे क्षेत्रों में क्या करना है, बदलाव करना है, इंप्रूव करना है। चलिए तो यहीं तक आज के क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आप मुझे बताएंगे ये करेंट अफेयर्स आपके लिए कैसा है। ठीक है, मैं डेली लेकर आऊँगा तो आप इसे देखते रहिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।